राम राम भाई सारण है। स्वागत है आपका अपने चैनल NCERT क्लासेस बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 हमारे चारों ओर वायु विज्ञान के अंतर्गत NCERT सिलेबस पर आधारित, जिसका ये पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारे चारों ओर वायु के बारे में, क्या होती है, वायुमंडल के बारे में, जो वायु किन किन प्रकार से या किस प्रकार से बनी हुई है, इसमें किस चीज़ों का मिश्रण रहता है और कितने प्रतिशत इसका संगठक है वायु के मिश्रण में या वायु के निर्माण में, उनके बारे में हम जानेंगे। और जल वाष्प के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, और धूल और धुआं के जो कण होते हैं इनके बारे में, और वायु की जो संरचना है इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायु के बारे में कि वायु क्या होती है। तो इससे ठीक पिछले ही क्लासों में हम जो पिछला चैप्टर था अध्याय 9, इसमें हमने यह सीखा था कि सभी जीवों को है तो क्या होती है, वायु की आवश्यकता होती है। तो हमसे पहले देख चुके हैं कि सभी जीवों को अपने जीवन निर्वाह के लिए या जीवन यापन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या है कि आपने कभी वायु को देखा है? तो ऐसा नहीं है, आपने कभी भी वायु को साक्षात रूप से या ऐसा नहीं देखा होगा कि आप बता सकें कि ये वायु है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीक़ों से अनुभव की होगी। हाँ, ऐसा है कि हमने किसी न किसी प्रकार से जो वायु है इसकी उपस्थिति हमने अनुभव की होगी, कई स्थानों पर, कई तरीक़ों से या कई जगहों पर। जैसे इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की जो पत्तियां हैं क्या करते हैं, खड़खड़ाती हैं। तो कब अनुभव कर पाते हैं? जैसा कि आप कोई पेड़ है, अगर इसकी पत्तियां खड़खड़ाती हैं तो आप क्या समझते हैं कि इधर वायु की उपस्थिति है। या कपड़े सुखाने वाले तार पर जो लटके हुए कपड़े होते हैं उनको धीरे धीरे वो लोग क्या होते हैं, वो हिलते रहते हैं कपड़े। तो उससे आप क्या समझते हैं कि वायु की उपस्थिति इधर भी है, महसूस की जा सकती है। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के जो पृष्ठ होते हैं आवाज़ करने लगते हैं या उड़ने लगते हैं। तो उससे क्या मालूम पड़ता है हमको कि इधर वायु की उपस्थिति है। वायु के बहने के कारण ही आपकी जो पतंग का उड़ना है वो संभव हो पाता है। जैसे वायु के उपस्थिति के कारण जो आपकी पतंग होती है तो वो किस प्रकार से घूम पाती है, आप देखते होंगे जो फिरकी बनाती है एक साधारण सी, आप जैसे ही इस प्रकार से कागज़ को मोड़ के इस प्रकार की जैसे ही आप फिरकी बनाएंगे एक साधारण सी, या विभिन्न प्रकार की अनेक फिरकियाँ जो है वो किस कारण से वो घूम पाती हैं या उड़ पाती हैं? तो उड़ पाती हैं अपनी वायु की उपस्थिति के कारण या वायु के बहने के कारण ही। नेक्स्ट देखेंगे वायु के अंतर्गत अध्याय का जो 5 का जो क्रियाकलाप 3 आपको याद होगा, जिसमें आपने रेत और जैसे बुरादा जो था उसको निष्पावन विधि द्वारा अलग किया था। तो क्या किया था हमने, जो रेत और बुरादे का जो मिश्रण था उसको हमने निष्पावन विधि द्वारा अलग किया था। निष्पावन की प्रक्रिया बहती हुई वायु में अधिक प्रभावी होती है। क्या होती है निष्पावन की प्रक्रिया? बहती हुई वायु में अधिक प्रभावी होती थी। क्या होता था कि जैसे हम उसको जब थोड़ा धीरे धीरे करके डालते थे नीचे की ओर, उड़ेलते थे जब वो निष्पावन क्रिया में, तो क्या होता कि वायु के प्रवाह के द्वारा जो धूल के कण होते थे वो पास में रह जाते थे, लेकिन जो और अलग कण होते थे जो भी हल्के या वजन में बहुत ही कम, तो वो क्या होते थे, वायु के प्रवाह से थोड़े दूर जाके गिरते थे। तो इससे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वायु की उपस्थिति ऐसे भी महसूस कर सकते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय या तूफान या भूकंप जो आते हैं उनके समय वायु बहुत तेज़ गति से चलती है। क्या होता है, वायु बहुत तेज़ गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ के ले जाती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जाते हैं। जो छत होते हैं आपके टीन शेड वगैरह या छप्पड़ है, जो घास के छप्पड़ बने होते हैं आपके, तो क्या होता है उनको भी उड़ा के ले जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई तेज़ हवा या तूफान वगैरह वगैरह आता है तो आपके घर के आसपास जो पेड़ वगैरह होते हैं तो वो भी जड़ से नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपने कभी अगर ऐसा परीक्षण किया होगा कि जैसे आपने खाली बोतल ली होगी और उसको अगर ढक्कन खोल करके आप जैसे ही उसको पानी के एक टब में अगर नीचे की ओर कर देंगे तो क्या था, जब तक तो वो खाली जो बोतल है उसमें पानी नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस बोतल को तिरछा कर देंगे थोड़ा ही, तो क्या होगा, जो उसमें वायु भरी हुई थी पानी के बोतल के अंदर, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी जो वायु, और जितना ही जो वायु बाहर निकलती जाएगी उस खाली जगह में पानी भरता जाएगा तिरछे करने पर। तो क्या था कि वायु जो है बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। क्या था, जो कांच की या किसी प्रकार की जो बोतल है, तो उस बोतल से जो वायु थी अगर उसको तिरछा करते हैं तो थोड़ी देर वो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, और वायु के निकलने से जो खाली जगह होती है, खाली जो भाग होता है उसमें पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान गिरती है। क्या दर्शाता है? एक जो कथन है वो सिद्ध होता है इस प्रकार से कि वायु क्या करती है, वायु स्थान गिरती है।
यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है वायु। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। क्या है? वायु जो है हमारे चारों ओर उपस्थित है और यह स्थान घेरने का काम भी करती है। वायु का कोई रंग भी नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वायु किस प्रकार की होती है तो आप कोई भी रंग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वायु का कोई रंग भी नहीं होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं वायु के, ये पारदर्शी होती है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या होता है। तो हमारी पृथ्वी वायु की जो है एक पतली परत से घिरी हुई है। तो हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम जीवन यापन करते हैं, निवास करते हैं, तो क्या है, वो एक पतली परत से घिरी हुई है वायु की। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। क्या है? इस परत का जो विस्तार है तो वो कहाँ तक है? पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वायुमंडल कहा जाता है इसे। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे हम वायुमंडल में जो पृथ्वी से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, क्या करते हैं, इधर पृथ्वी से हम ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है। क्या होती जाती है? वायु विरल होती जाती है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि जब पर कोई पर्वतारोही होते हैं, जैसे कोई भी बड़े पर्वत या पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं जब वो लोग, तो क्या करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं इस प्रकार से। तो वो क्यों ले जाते हैं पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर? इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि क्या होता है, ऊपर जाते समय जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु क्या होती जाती है? विरल होती जाती है। नेक्स्ट देखेंगे वायु किससे बनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वायु जो है इसके अनेक मिश्रणों से मिलकर बनी होती है, अनेक गैसों के। तो इसके बारे में हम देखेंगे। 18वीं शताब्दी तक लोग क्या सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। वायु क्या है? एक पदार्थ ही है केवल, इसके ऐसा सोचा करते थे 18वीं शताब्दी तक के लोग। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वायु वास्तव में ऐसा नहीं है कि वायु केवल एक पदार्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायु क्या है? वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके हमें मिश्रणों के जो अवयव हैं उन मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायु किससे बनी हुई है या वायु में किस प्रकार की गैसों के जो मिश्रण हैं, तो उनके बारे में एक एक जो अवयव हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो जलवाष्प है इसके बारे में देखते हैं। तो हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। क्या होती है? वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर के संघनित हो जाती है। तो क्या होता है कि वायु जब किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो वायु इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। क्या होता है? तो जल की फिर हमें बूंदें भी देखने को मिलती हैं जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो ठंडी होकर के संघनित होने लगती है। तो उस ठीक इसके बाद हमें जो ठंडा पृष्ठ होता है उस पर हम जल की बूंदें भी दिखाई पड़ती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना भी अति आवश्यक है। प्रकृति का जो जल चक्र है उसके लिए और इसकी जो प्रक्रिया है इसके लिए वायु में जलवाष्प का होना अति आवश्यक या अनिवार्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में। जो वायु जैसा कि आपको मालूम है कि वायु अनेक गैसों के मिश्रण से मिलकर बनी हुई होती है, तो ऑक्सीजन भी इसका एक मुख्य अवयव है। देखेंगे आपने शिक्षक की उपस्थिति में आप क्या करेंगे, एक समान लंबाई की दो मोमबत्तियां मेज पर लगाएंगे। किस प्रकार से? एक जो मेज लेंगे आप और दो समान आकार की समान लंबाई की मोमबत्तियां आप इस पर लगाएंगे मेज पर, और फिर उन्हें क्या करेंगे, जला देंगे। इस प्रकार से जला देंगे। फिर इसके ठीक बाद इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख देंगे। क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जो है इस पर क्या कर देंगे आप, कांच का एक गिलास उल्टा करके रख देंगे इस प्रकार से। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं? तो देखते हैं, या बुझ जाती हैं। तो हम एक परीक्षण करने जा रहे हैं जिसमें हम दो मोमबत्ती जलाकर रख देंगे और एक जो मोमबत्ती है इसके ऊपर से हम गिलास को ढक देंगे, गिलास से ढक देंगे एक मोमबत्ती को। तो फिर हम देखेंगे कि दोनों मोमबत्तियां क्या लगातार जलती रहती हैं या फिर बुझ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है। तो जो मोमबत्ती हम गिलास से ढक देते हैं वो मोमबत्ती कुछ देर बाद अपने आप बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि दूसरी मोमबत्ती जो होती है वो जलती रहती है काफ़ी समय तक, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? आइए इसके बारे में कुछ विचार करते हैं। तो हम देखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी हुई जो मोमबत्ती है इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है।
और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। क्या होता है? मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। तो जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है, तो वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। क्या है? वायु का वह घटक जो जलने में सहायता करता है, जलने में सहायक होता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहलाता है। तो वायु में क्या है? ऑक्सीजन भी होती है। तो हमारा क्या था कि एक मोमबत्ती जिसको हमने नहीं गिलास से ढका था, वो तो कुछ देर बाद उसको वायु के संपर्क में ना आने से वो बुझ जाती है कुछ देर बाद। लेकिन जो मोमबत्ती है जिसको नहीं ढका है, तो वो अपने आप काफ़ी समय तक जलती रहती है। वायु की वह घटक जो जलने में सहायक है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहलाता है। आगे देखेंगे हम वायु के एक और अवयव या घटक के बारे में कि वो कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है। जैसे मोमबत्ती तो बुझ जाती है, लेकिन क्या था, आप देखेंगे जब इसको ढक के रख देंगे तो गिलास में क्या था, एक वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है। वो यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। तो क्या है कि वायु के कुछ अवयव जो ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं वो तो जल जाते हैं, लेकिन वायु में कुछ और ऐसे अवयव या घटक भी होते हैं जो जलने में सहायक नहीं होते हैं। तो वायु का एक जो बड़ा भाग है जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हो पाया है या नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो वायु का एक प्रमुख घटक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक जैसे ही आप एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है, आपने महसूस किया होगा कि एक जब बंद कमरा कोई हो, उसमें अगर कोई पदार्थ जल रहा होता है तो क्या होता है, शायद आपने कभी घुटन महसूस की होगी। हाँ, ऐसा अवश्य होता है कि जैसे हम कोई कमरा हो अगर बंद कर दिया जाए और उसमें कोई पदार्थ जल रहा हो, तो हमें क्या होता है कि घुटन महसूस होने लगती है। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो लगातार ये घुटन किससे होती है? ये जो घुटन हो रही है हमें, वो हो रही है कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हो रही है, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किससे होता है? तो एक कमरे में जो लगातार कोई वस्तु होती है उसके लगातार जलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हमारे चारों ओर की जो वायु है उसका एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। क्या होता है कि जो भी हमारे खेतों के फसलों के जो अवशेष व सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको हमें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट देखेंगे धूल और धुआं के बारे में कि वायु में का जो एक और मुख्य अवयव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, तो वो कौन से? वो हैं धूल और धुआं के कण। और जल वाष्प के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो अब देखेंगे हम धूल और धुआं के बारे में। तो ईंधन तथा पदार्थों के जलने से क्या होता है? धुआं भी उत्पन्न होता है। तो कोई भी ईंधन हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसके अगर जलाया जाता है तो क्या होता है? धुआं भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल के कण भी होते हैं। क्या होता है? धुएं में कुछ गैसें भी होती हैं और सूक्ष्म धूल के कण भी होते हैं, जो प्रायः हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते होंगे। क्या देखते होंगे? कारखानों में क्या लगा रहता है? लंबी लंबी चिमनियाँ लगी होती हैं इस प्रकार से। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारे नाक से तो दूर ले जाते हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं। तो क्या है कि जो ये चिमनियों से जो हानिकारक धुएं या गैस निकलती हैं, जो वो हमारी नाक से या हमारे श्वसन क्रिया से तो दूर चली जाती हैं, लेकिन जो आकाश में विभिन्न प्रकार के जो पक्षी उड़ रहे होते हैं, तो उनका क्या होता है? उनके बिल्कुल नज़दीक चली जाते हैं। वायु में धूल के कण सदैव क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो वायुमंडल में क्या है? धूल के कण जो है हमेशा उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। आपने एक प्रयोग अवश्य देखा होगा इस प्रकार से कि आप विद्यालय में जैसे ही विद्यालय में या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए, जिसमें कहीं ना कहीं से धूप पड़ती हो। सारे दरवाजे तथा खिड़कियाँ क्या करिए? बंद कर दीजिए। इस प्रकार से सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देना है आपको एक घर के। तथा पर्दे आदि जो हैं उनको डाल कर के कमरे में पूरा अंधेरा कर देना है। क्या कर देना है? कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देना है। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जिस दिशा से भी सूर्य का जो प्रकाश आपको आ रहा है आपके घर में, उस ओर के दरवाजे को बिल्कुल थोड़ा सा या खिड़की को क्या करना है आपको? उस ओर के दरवाजे को या खिड़की को थोड़ा सा खोल लेना है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश एक पतली ऐसी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। क्या होगा? इस प्रकार से एक सूर्य का जो प्रकाश है वो पतली झिर्री के द्वारा इस प्रकार से आपके घर में आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको अलग से। अंदर आते हुए सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको सावधानीपूर्वक आप देखेंगे तो क्या पाएंगे आप कि आप देखेंगे कि सूर्य की किरणों के जो कुछ छोटे छोटे चमकीले कण हैं तेज़ी से घूम रहे हैं। तो क्या है? सूर्य की किरणों में जो छोटे छोटे चमकीले कण हैं, क्या है? छोटे छोटे जो चमकीले कण हैं वो क्या है? घूम रहे हैं।
अत्यधिक सर्दियों में आपने कभी ये भी महसूस किया होगा कि पेड़ की जो पत्तियां हैं उनसे छनकर आते हुए जो सूर्य को प्रकाश या किरण पुंज होता है जो उसको भी आपने देखा होगा कि कभी कभी सर्दियों के समय आप जब देखेंगे कि जो पेड़ की जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के मध्य से सूर्य के प्रकाश से किरण पुंज को आपने देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ते हैं धूल कण, चाहे वो घर के अंधकार में हो, चाहे वो पेड़ पत्तियों से भी छनकर जब आते हैं, जब भी देखो आते हैं आप। यह क्या दर्शाता है कि वायु में क्या होता है, धूल के कण भी उपस्थित होते हैं, और वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। क्या है कि वायु में धूल के कण की जो मात्रा है या धुएं की, वो हमेशा समय के साथ साथ या स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे धूल और धुआं के अंतर्गत। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम वायु अंदर लेते हैं। तो ये तो क्लियर है कि जब नाक से सांस लेते हैं तो वायु क्या होती है, अंदर जाती है। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। ये भी क्लियर है कि धूल के कण को अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो नुकसानदायक होंगे या हानिकारक होंगे। तो श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए क्या होता है, हमारे नासिका में जो छिद्र होते हैं उससे छोटे छोटे उसमें बाल होते हैं तथा श्लेष्मा भी उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? जैसे ही आप मुंह से सांस लेते होंगे तो आपके कभी गार्जियंस जो होंगे उनने आपको डांटा होगा, क्या कहा होगा, अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण जो होते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जबकि जो नासिका छिद्र से अगर सांस लेते हैं आप तो क्या होता है कि इसमें जो उपस्थित छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा जो उपस्थित होते हैं वो श्वसन तंत्र के कारण या श्वसन के कारण शरीर में अंदर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ गैसें भी होती हैं, जैसे जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। कुछ गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हो गई। जलवाष्प हो गया और धुएं के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण भी होता है। तथापि जैसे वायु की जो संरचना है उसमें स्थानीय भिन्नता भी हो सकती है। अलग अलग स्थानों पर वायु की जो संरचना है उसमें स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है कि वायुमंडल जो है या वायु की जो संरचना है उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा तथा नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। और जबकि जलवाष्प और जो अन्य दूसरी गैसें हैं उनकी और बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें मिलकर के वायु का जो है 99% भाग बनाते हैं, तथा शेष 1% भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से तथा जो अन्य गैसें होती हैं जलवाष्प जैसे धूल के कण वगैरह इनसे मिलकर बना हुआ होता है, वायु बनी हुई होती है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित करती है। तो वायुमंडल जो है उसमें ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित करती है इसके बारे में हम जानेंगे। अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था। हाँ, हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था। इस प्रक्रिया में क्या होता था, पौधे अपना जो भोजन है स्वयं बनाते थे। क्या करते थे, पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते थे, स्वयं बनाते थे। तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती थी। क्या था, ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती थी। जो पेड़ पौधे हैं इनके द्वारा ऑक्सीजन भी अपन को उत्पन्न होती थी जो हम ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या है, पौधे भी श्वसन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। परंतु क्या है, पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन जितनी ऑक्सीजन वो बाद में छोड़ते हैं वो उनके द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन से की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्या है कि कोई भी जंतु हो तो वो किसके बिना जीवित नहीं रह सकता है, पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। क्या होता है, पौधे जो और जंतु जो हैं उनके द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यह स्पष्ट कर पाते हैं कि पौधे और जंतु जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम पवन चक्की के बारे में, जिसके माध्यम से हम वायु के बारे में समझेंगे। फिर इसके ठीक बाद हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से निकले हुए जो सारांश है उनके बारे में कि क्या निष्कर्ष निकलता है हम जो चैप्टर कवर कर चुके हैं इसके बारे बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे पवन चक्की के बारे में। तो अब हम यह अनुभव कर सकते हैं
कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है कि पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए वायु क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? तो मानते हैं हम कि वायु का उपयोग क्या है, हम अन्य प्रकारों में करते हैं, लेकिन इसके कुछ अन्य उपयोग और भी हैं, तो हम देखेंगे इसके बारे में। तो क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? हमने पवन चक्की के बारे में सुना है और उसको देखा भी है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये पवन चक्की ही है। वायु पवन चक्की को क्या करते हैं, घुमाती है। वायु के द्वारा क्या होता है, पवन चक्की जो होती है उसको घुमाती है वायु। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने में क्या होता है, पवन चक्की का जो उपयोग है ट्यूबवेल से पानी को निकालने में किया जाता है। जब और इसके स्थान पर जो आटा चक्की होती है उसको चलाने में भी पवन चक्की का उपयोग होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। क्या करती है, पवन चक्की विद्युत उत्पन्न करती है। इसकी सहायता से, पवन चक्की की सहायता से विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, जो वायु है, वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करती है। तो वायु जो है वो पैराशूट को चलाने में, नावों को खेने में और हवाई जहाज वगैरह जो है उनको चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े जो हैं वो वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। तो क्या है कि जो पक्षी हैं विभिन्न प्रकार के, और जो चमगादड़ वगैरह हैं या विभिन्न प्रकार के जो कीड़े हैं, वो किस प्रकार की सहायता से उड़ पाते हैं, वो उड़ पाते हैं वायु की सहायता से ही, या वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। तो वायु क्या है, बहुत से जो फूल होते हैं या पौधे होते हैं, तो उनके जो बीज होते हैं और फूलों के जो परागकण होते हैं उनको इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। देखेंगे अब हम चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु, इस चैप्टर को कवर करने के बाद जो विभिन्न प्रकार के सारांश या निष्कर्ष से निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान देंगे अच्छे से और साथ में रिवीजन करते जाएंगे हमारे साथ। वायु क्या है, प्रत्येक स्थान पर मिलती है। तो क्या है, वायु प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होती है, मिलती है। हम वायु को देख तो नहीं सकते हैं परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। क्या है, हम वायु को देख तो नहीं सकते हैं पर इसे अनुभव जरूर कर सकते हैं, या इसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, कहाँ वायु है कहाँ नहीं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो गतिशील वायु होती है उसको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, हवा कहते हैं। ठीक है, वायु क्या है, जगह भी घेरती है। तो कोई भी बर्तन हो या कोई भी स्थान हो, जगह हो या कोई भी पात्र हो, तो क्या है, वायु जगह घेर लेती है या जगह घेरती है। यह गुण वायु में होता है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। क्या है, जो जल हो चाहे मिट्टी, इसमें क्या है, वायु उपस्थित होती है। और वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण भी होता है। इसमें कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं, लेकिन जो वायु का 99% भाग है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जबकि अन्य 1% जो भाग है वायु का वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो अन्य गैसें हैं उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम और कुछ सारांश के बारे में। कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा श्वसन के लिए भी आवश्यक है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होने से ही जब कोई पदार्थ जो है वो जल पाता है या ज्वलन में सहायक हो पाता है। अगर वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति ना होती तो क्या होता, वो उसमें नहीं जल पाता, तथा श्वसन के लिए वायु ऑक्सीजन क्या है, वो आवश्यक होती है। तथा वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायु की जो परत है तो वो क्या है, वो जो पृथ्वी के तल से काफ़ी किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वायु की परत से पृथ्वी को घिरा हुआ है स्थान है, तो उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल अति आवश्यक। क्या है, पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए वायुमंडल अति आवश्यक है। जलीय प्रणाली श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। तो जलीय प्रणाली, जैसे आपने देख लिया कि जो मानव है या जो स्थलीय प्राणी है उनका तो क्या है, वो श्वसन के कैसे कर लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वायु में उपस्थित होती है तो वो कर लेते हैं, उसका ग्रहण कर लेते हैं उसको। लेकिन जो जलीय प्राणी है वो श्वसन के लिए क्या करते हैं, तो श्वसन के लिए वो जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है अभी तक कि जल में भी वायु उपस्थित होती है और वायु में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो जलीय प्रणाली श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या होते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का चैप्टर 15 हमारे चारों ओर वायु, एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित विज्ञान विषय का यह चैप्टर है। तो ऐसे ही क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली प्रत्येक क्लासेस से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें और आपके जो
क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो NCERT सिलेबस है प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, या चाहे कोई साइंस हो, तो वो कवर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम।